अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ और वीडियो आ रही है? मैसेज टाइप करें, आवाज़ आ रही है मेरी? वीडियो आ रही है? जी, वालेकुम सलाम। आ रही है भाभी, आवाज़ भी आ रही है, वीडियो भी आ रही है। चलें ठीक है। चलें आज शुरू करते हैं। तो ये आज के लेक्चर में हम जो कंटिन्यू आज आपको पता है कि एनएलपी का जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की आज लास्ट लेक्चर की कुछ जो प्रेजेंटेशन रह गई थी उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जैसा कि हमें पता कि बॉडी माइंड पे और माइंड हमारी बॉडी पे अफेक्ट करता है, तो हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और जिस तरह हम चाहते हैं वैसे केमिकल हम रिलीज़ कर सकते हैं। जब हमारी बॉडी चुस्त होगी तो हमारी जो माइंड से केमिकल जो हार्मोन जिसको कहते हैं वो एक कॉन्फिडेंस के रिलीज़ होंगे। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक बंदा जो अगर हम एनर्जेटिक बॉडी पोस्चर होगा, हमारे जो दो कंधे हैं उनके कंधों के बराबर पैर खोल के इतना कंधों के बराबर हमारे दोनों पाँव हम रखेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस के जो हार्मोन्स है वो रिलीज़ होते हैं और हम चुस्त और कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो इसलिए हमें अपने बॉडी पोस्चर को चेंज करके हम अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। हम अंदर की हमारी जो इंटरनल स्टेट है। पावर ऑफ पोस्चर देखें कि इस पौधे जब हम चुस्त पोस्चर एनर्जेटिक पोस्चर में होते हैं तो टेस्टोस्टेरोन जो कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए हार्मोन्स है वो 20% रेज होता है। और जो हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे दिमाग से एक ख़ास किस्म का केमिकल रिलीज़ होता है जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं और कॉर्टिसोल लेवल 25% डिक्रीज़ हो जाता है और रिस्क टॉलरेंस इंक्रीज़ हो जाता है 33%। मोस्टली हम किसी भी काम में हाथ डालते हुए हम डरते हैं फेलियर से, रिजेक्शन से। तो जो हमारा अगर हम कॉन्फिडेंस में होते हैं तो रिस्क जो है ना लेने की जो हमारी सलाहियत है वो 33% बढ़ जाती है सिर्फ पोस्चर से। आप देख लें कि इसमें गेटअप है, एक पोस्चर है और इस पोस्चर में ये कितने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, कितने। और इसी पोस्चर की वजह से इनके अंदर की जो केमिस्ट्री है, जो फिजियोलॉजी है, जो अंदर की स्टेट है, जो कि एनएलपी में स्टेट बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं, और जो केमिकल रिलीज होते हैं जिसको हार्मोन्स कहते हैं, वो कॉन्फिडेंस वाला हार्मोन 20% बढ़ जाएगा और रिस्क टेकिंग जो है 33% बढ़ जाएगा। तो जब हमें ये बात पता हो तो हम अपनी एटलीस्ट जब हम स्ट्रेस में हों, जब हम फियर में हों, जब हमें फियर ऑफ रिजेक्शन हो, फेलियर हो, कुछ भी हो, उस टाइम पे हम अपनी बॉडी जो पोस्चर है अगर उसको सही रखेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट हो जाएगा। आप इससे एग्री करते हैं? टाइप करें यस। फियर के देखें, फियर के मीनिंग्स क्या हैं, जो एक्रोनॉम है। एफ से है फॉल्स, ई से एविडेंस, ए से अपेयरिंग, आर से रियल। इसका मतलब है फॉल्स एविडेंस अपेयरिंग इन रियल। जो चीज़ें रियल में नहीं होती हकीकत में, एक झूठ जो है वो बिल्कुल हकीकत दिखाई देने लगता है, जिसको फियर कहते हैं। आज के इसमें अभी जो एनएलपी की एक टेक्निक है एंकरिंग योर सेल्फ फॉर सक्सेस। तो आज हम एंकरिंग की टेक्निक को भी पढ़ेंगे और साथ साथ हम कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी रिलेशनशिप में, हमारे कैरियर में जो कि नुकसानदेह हैं और कौन सी चीज़ें जो फ़ायदेमंद है। कुछ मेल में जो है वो कुछ यूँ हैं जो मेल औरत को नहीं चाहिए होते और 3 सी हैं जो मर्द को नहीं चाहिए होते। इन चीज़ों को भी इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एनएलपी में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक स्टेट और मीनिंग। इसका मतलब ये है कि जब हमारी कोई इंटरनल स्टेट बनती है, जिस पे अभी मैंने कहा है कोई फिजियोलॉजी, हमारा कोई इमोशन आता है। इमोशन हमारा कोई इंटरनल ट्रिगर की वजह से भी हो सकता है और बाहर से भी कोई हमें स्टिमुलस मिल सकती है। 5 सेंसेस के साथ हम जो चीज़ें इनपुट लेते हैं और अंदर जाके दिमाग में, हमारे माइंड में कोई इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनती है, कोई पिक्चर बनती है, तो उसको हमने जब दोबारा हमारी कोई ऐसी स्टेट बनती है तो स्टेट के साथ जो जज्बा कोई नफ़रत का हो सकता है, कोई प्यार का हो सकता है, कोई
फियर का हो सकता है कोई भी जो हमारा इमोशन क्रिएट होता है वो स्टेट है, जो हमारी अंदर माइंड में फिजियोलॉजी बनी उसको स्टेट कहते हैं। उस स्टेट में हमने जो मीनिंग दे दिए, वही हमारा, हम वो बन गए और आइंदा के लिए हमारे लिए हमारा वो रिजल्ट जो है उस मीनिंग के साथ अटैच करके हमने लाइफ में हम उसी से ड्राइव करते हैं। तो इस चीज़ को जब हमें पता हो कि जो भी इमोशन हो उस इमोशन के टाइम पे, वो पीक टाइम पे हम कोई भी ऐसा मीनिंग अटैच ना करें। मिसाल के तौर पे इंसान कभी किसी टाइम में किसी काम में उसको रिजेक्शन फील होती है या उसे वो उस काम में सक्सेस नहीं होती, तो उसमें उस जो पीक का स्टेट है उसमें जो हम मीनिंग अटैच कर लेते हैं कि आई एम फेलियर, आई एम ऑलवेज फेलियर, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कामयाब नहीं हो सकता, मैं कभी भी कामयाब नहीं हुई, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझसे लोग नफरत करते हैं इसलिए मेरे साथ ऐसे होता है। ये सब इसकी रियलिटी नहीं है, उसके साथ हमने स्टोरी क्रिएट की है। अब रियलिटी ये है कि किसी एक सिनेरियो में, किसी एक चीज़ में अगर बंदे को रिजेक्शन हुई है या फेलियर का सामना करना पड़ा है, तो उसमें चेक करना है कि इसमें न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट है कि नहीं। उसमें जो एनएलपी के प्रिंसिपल हैं 6, जिसमें सेल्फ है, आउटकम है, फीडबैक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रिस्पोजिशन है, ये सारी चीज़ें जब हमें पूरी पता हों, उस पे हम चेक करें कि अगर कोई रिजेक्शन हुई है तो स्ट्रेटेजी चेंज करके देखें, अपने पर काम करने वाला तो अपने पर काम करके देखें। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि उस स्टेट में जो हम मीनिंग देते हैं हम वही बनते। अगर उस स्टेट में हम कुछ भी ना करें, अगर पॉजिटिव अपने आप को रखें तो हम कहें कि मैं कर सकती हूँ, मैं इसमें स्ट्रेटजी दूसरी अप्लाई करती हूँ, इसमें कोई तरीका दूसरा करके देखती हूँ। तो जो हम उसके साथ नेगेटिव मीनिंग अटैच करते हैं ना, उसकी रियलिटी नहीं होती है, फॉल्स लिमिटिंग बिलीव बना देते हैं हम। 3 कीज़ हैं ब्रेक थ्रू के लिए। हमेशा जो अभी मैंने आपको बताई है कि 3 हमेशा की पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू इंसान अपने अंदर चेंज या तब्दीली ला सकता है। स्टेट है, स्टोरी है और स्ट्रेटजी है। स्टेट है कि स्टेट जब भी अपने आप को अगर हमने पॉजिटिव स्टेट में लाके, और स्टेट को हम आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं एक्सरसाइज करके, योगा करके, मेडिटेशन करके। हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी उस वक्त ऑटोमेटिकली इमोशन जो है वो पीक लेवल पे आता है, एनर्जेटिक होते हैं, और इमोशन जो है फ्यूल है। और उस फ्यूल के दौरान जो हम स्टोरी अपने आप को बोलते हैं, जो हम अपने साथ लगाते हैं, बात करते हैं जैसे मैं कर सकती हूँ, ये काम मेरे लिए आसान है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, उसके साथ फिर जो हमने काम करना उसके जो कौन सा तरीक़ेकार करना है, तो ये ब्रेक थ्रू आता है। अगर हम सबके साथ पुरानी स्टोरीज जुड़ी होती हैं जिसमें हमने अपने आप को नेगेटिव बनाया होता है और नेगेटिव ही जाना होता है। स्ट्रेटजी में देखें, मोस्ट पीपल स्टार्ट फ्रॉम लुकिंग फॉर अ स्ट्रेटजी, डोंट फॉल इनटू द टायरनी ऑफ द हाउ। स्ट्रेटजी कम आफ्टर द व्हाट एंड व्हाई। क्या करना है और क्यों करना है। कोई भी काम है जब हमने करना है, जब उसके लिए हमें पूरा प्रॉपर वे पता हो। सबसे पहले स्टेट है, स्टेट का मैंने बता दिया कि इमोशनल स्टेट हमारी हर चीज़ को कंट्रोल करती है, और इसमें पावरफुल जो हमारी ज़िंदगी में वो इमोशन ही है। इमोशन जो हैं वो हमारे आसानी से चेंज हो सकते हैं। किसके साथ? म्यूज़िक के साथ, वॉइस फिजियोलॉजी के साथ, पावर पोस्चर के साथ। पीछे मैंने आपको बताया अगर हम नेगेटिव स्टेट में भी हैं तो अगर हम अपना पोस्चर चेंज करेंगे तो उसके साथ हमारा पावरफुल पोस्चर आ सकता है। म्यूज़िक के साथ अपना मूड लिफ्ट कर सकते हैं और हम इमोशनल स्टेट को एक पॉजिटिव स्टेट में लेके जा सकते हैं। और एक्सरसाइज के साथ, ये 3 चीज़ें मैंने बताया। अब दूसरा जो स्टोरी है, बिलीव कंट्रोल एवरीथिंग। इस चीज़ पे आपको यकीन है कि हमारे जो यकीन होता है हर चीज़ उसी से कंट्रोल होती है। मैं जिस तरह का यकीन रख के ज़िंदगी में चलूँगी मुझे वैसा ही चीज़ मिलेगी। अपनी स्टोरी चेंज करें, लाइफ चेंज हो जाएगी। अब ऐसे है कि एक बंदा एक बादशाह के पास, जो ये मैंने लास्ट टाइम भी सुनाई थी, बिलीफ सिस्टम के ऊपर। ये मैं दूसरी स्टोरी सुना दूं कि जिस तरह एक बंदा ड्राइविंग के लिए उसने सफ़र करना है,
दो लोग हैं, एक बंदा कहेगा कि मैं कैपेबल हूँ, मैं जो है ना वो फर्स्ट टाइम ड्राइविंग सीखने जा रहा है। एक जो बंदा कॉन्फिडेंट है और पॉजिटिव, उसके बिलीव्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, तो वो ये कहेगा कि मैं जो है ना सक्सेसफुली ड्राइविंग कर लूँगा और ड्राइविंग जो है ना मैं कंप्लीट करके वापस आऊँगा। दूसरा पर्सन जो जिसके बिलीव नेगेटिव है और वो ये कह रहा है कि मुझे लगता है मैं पहली दफ़ा ड्राइविंग करूँगी कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। अब जिसका जो बिलीव होता है इंसान, उसके बिलीव ही हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। अब जो बंदा अपने आप बारे में सोचता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम भी करनी है ड्राइविंग और करके मैं वापस आ जाऊँगा, वो करके आएगा। जिसने ये सोचा हुआ है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं नहीं कर सकता, तो उसके साथ वैसा ही होगा। हम ज़िंदगी में जिस तरह का बिलीफ लेके जाते हैं, हमारा बिलीफ ही हर चीज़ को कंट्रोल करता है। तो इसलिए जब हम अपने पावरफुल बिलीफ बनाएं और अपने बारे में अपनी स्टोरी को चेंज करें, तो बिलीफ के साथ ही चेंज होगा, तभी चेंज होगी। अपने बारे में ये सोचें कि मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं खूबसूरत हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। अगर इस तरह के स्ट्रॉन्ग बिलीव रखेंगे तो हमारी जो स्टोरी होगी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। स्ट्रेटजी, जब हमने ये दोनों चीज़ें की, तो तीसरी ये है कि हम क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उसके बाद स्ट्रेटजी मिल जाएगी कि किस तरह करना है। तो हमें व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, इस चीज़ का पता हो कि मुझे क्यों करना है, कब करना है, कहाँ करना है, क्या करना है। अब तीन जो है इंसान की ज़िंदगी में जो ये तीन चीज़ें हैं ना, ये अगर ख़त्म हो जाए ना तो इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। ये तीन पीज़ है। ये लर्न हेल्पलेसनेस होता है। लर्न हेल्पलेसनेस क्या चीज़ है? जब कभी इंसान को किसी एक दफ़ा कभी उसे प्रॉब्लम आया, कहीं उसे लगा कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, हेल्पलेस है, उसके बाद वो जो मैंने पहले बताया कि हम मीनिंग अटैच कर लेते हैं, वो मीनिंग अटैच कर लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम उन चीज़ों से अवॉइड करते हैं। जबकि वो एक टाइम इंसान को अगर कोई चीज़ ऐसी उसे करनी, फेलियर का सामना करना पड़ा, रिजेक्शन का करना पड़ा, सक्सेस नहीं हुई, तो उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हर दफ़ा ऐसे ही होगा। वो हमने बिलीव बना लिया कि हमारे साथ ऐसा ही होता है हमेशा से। वो हमने खुद उस बिलीव को पक्का कर लिया है, सीख लिया। तीन जो हमारे पी हैं उसमें पर्सनल है। इन तीन पीस को जब ख़त्म कर लेंगे तो हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं और सक्सेस हमें मिल सकती है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और कैरियर में। अब पी जो है पर्सनल, हम समझते हैं कि कोई भी मसला है, जब बाहर कोई चीज़ होती है तो इंसान सोचता है मेरी वजह से है, उसको पर्सनल ले लेता है। तो सबसे पहले ये चीज़ ख़त्म करनी है कि जो पर्सनल लेना उसको ख़त्म कर देना है। दूसरा परमानेंट, हम समझते हैं जब भी ये किसी मसले से, किसी प्रॉब्लम से, किसी चैलेंज से गुजर रहे होते तो ये हमें लगता है कि ये परमानेंट है। तो परमानेंट कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू, कोई खुशी, कोई गमी परमानेंट नहीं है। परमानेंट सिर्फ सोल है, रूह सिर्फ परमानेंट है, बाकी कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। परवेसिव का मतलब ये है कि हम कोई भी मसला मसाइल, कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसको हमें लगता है कि ये ख़त्म होने वाला नहीं है, ये स्टक हो चुका है। ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ख़त्म नहीं होता, हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। हर चीज़ का मसले का हल है, सिर्फ़ और सिर्फ। परवेसिव का मतलब आता है डटे रहना। अब हम इसके लफ्ज़ी मीनिंग तो ये होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब कभी हम किसी प्रॉब्लम या किसी चीज़ में होते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, यही सब कुछ है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। तो जबकि हम सब कुछ चेंज कर सकते। तो तीन पी जो हैं इनको अगर हम ख़त्म कर लेंगे तो लाइफ में जो है ना कामयाबी, हमारे रिलेशनशिप में, हेल्थ में, वेल्थ में, तीनों चीज़ें ही ज़िंदगी में चाहिए होती है और तीनों में जो है ना वो इंसान कामयाब हो सकता है। लास्टिंग चेंज ऑलवेज रिक्वायर्स अ चेंज इन आइडेंटिटी। द पावर ऑफ आइडेंटिटी, लेट्स राइट दिस ऑन स्क्रीन। अच्छा, इसका मतलब यह है कि हमने अपनी स्टोरी, आइडेंटिटी चेंज करनी है।
जब सबसे पहला काम यह है कि आइडेंटिटी चेंज करेंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो आइडेंटिटी कैसे चेंज होती है? जिसमें हम अपने बारे में सोचते हैं कि मैं क्या हूँ, वो हमारी आइडेंटिटी है, वो हमारी स्टोरी है। तो इसलिए सबसे पहले हमने अपने ऊपर जो है ना अपनी स्टोरी चेंज करनी है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो जब हमारी ओल्ड स्टोरी थी कि मैं फेलियर में हूँ, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें हमने बदलनी है पॉजिटिव में। अब तीन ये थोड़ा बाद में बताती हूँ। हमारी जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है हमारे अंदर, हमारी पर्सनैलिटी में सबसे ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग फोर्स है ना, जो ताकत है, वो ये है कि हम किसी भी जगह पे कॉन्सिस्टेंट रहें। और कॉन्सिस्टेंसी ही जो है ना हमें सक्सेस की तरफ ले जाती है। ये 3 यू हैं जो कि हमें रिलेशनशिप में यूज़ नहीं करने चाहिए। ये गॉटमैन जो रिलेशनशिप काउंसलर हैं उनकी बुक में है, और उन्होंने इतने तक प्रिडिक्ट किया हुआ है कि 15 मिनट की कन्वर्सेशन अगर उनके सामने 2 पार्टनर करते हैं तो उन्हें ये वो इसकी प्रिडिक्शन कर देते हैं कि ये रिलेशनशिप कितना टाइम चलेगा। 6 महीने चलेगा, साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 6 साल चलेगा, या फिर 10 साल चलेगा। क्योंकि उसमें कुछ ऐसे जो कम्युनिकेशन में सेंटेंसेस यूज़ होते हैं जिससे जो काउंसलर होता है या माहिर होता है रिलेशनशिप का, उसे पता चल जाता है कि इस तरह की कम्युनिकेशन जो हो रही है वो कितना टाइम ये रिलेशन चलेगा। तो 3 यू जो हैं वो उस औरत को नहीं चाहिए होते, वो उसको पसंद नहीं करती, और 3 सी जो हैं उस मर्द को नहीं चाहिए होती। अगर इन 3 सी का यूज़ हो रहा होगा उस रिलेशनशिप में और 3 यू का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब है ये रिलेशनशिप अब सक्सेस की तरफ नहीं जाएगा। 3 यू जो विमेन को नहीं चाहिए उसमें है अनसीन। औरत को कभी भी ये चीज़ पसंद नहीं है कि उसे अनसीन किया जाए, उसको रिकग्नाइज ही ना किया जाए, उसको समझा ना जाए, उसको वैल्यू ना दी जाए, उसको रिस्पेक्ट ना दी जाए, नॉट अंडरस्टूड, उसको ना समझा जाए। नंबर 3 अनसेफ। औरत हमेशा चाहती है वो सेफ रहे। अब जब उसके साथ पहला जब अनसीन किया जाता है, उसको समझा नहीं जाता, तो तीसरा ऑटोमेटिकली वो अनसेफ में ही जाती है। अब अगर उसको रिकग्नाइज किया जाए, उसको वैल्यू दी जाए, उसको समझा जाए और ऑटोमेटिकली उसको सेफ इन्वायरमेंट दी जाए, सेफ फील करवाया जाए, तो इस रिलेशनशिप में औरत अपने आप को सिक्योर समझती है। 3 सी। नंबर 1 क्रिटिसाइज। मेल को क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए होता। क्लोज्ड, उसको उसके जो पार्टनर है उसे क्लोज नहीं चाहिए कि उसके सामने वो बिल्कुल ऐसे अपने आप को बिल्कुल एक कंपोज ना रखे। वो चाहता है कि उसकी जो पार्टनर है वो उसके साथ ओपन रहे। नंबर 3 कंट्रोल्ड। मर्द को कंट्रोलिंग नहीं चाहिए, ये उसकी नेचर में है कि वो कंट्रोल्ड चीज़ों से, कंट्रोल इन्वायरमेंट से, कंट्रोल क्वेश्चनिंग से उसको वो इन चीज़ों से भागता है। तो ये 3 जो है ना सी है और 3 यू है। और इसमें मैंने अब आप लोगों ने ये लिखना है, रेट करना है अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्टी से, आप कितने डिफेंसिव हैं, कितना क्रिटिसाइज करते हैं, कितना कंटेम्प्ट हैं और कितना स्टोन वेलिंग करते हैं। ये स्केल के ऊपर करें 1 से लेके 10 तक। ये 4 आर्कीटाइप्स हम सब में होते हैं। ये हमारे जो बाय नेचर अल्लाह ताला ने हमारे अंदर 4 नहीं है, ये कोई तकरीबन 12 है या 15 है। यहाँ पे मैंने 4 बताए। हम सब इंसान जो हैं वॉरियर भी हैं, मैजिशियन भी हैं, लवर भी हैं और किंग और क्वीन भी हैं। तो फिर ये बात ख़त्म हो जाती है कि मैं अपने बारे में, जो हमारी ओल्ड स्टोरी जो मैंने बताया, जो हमारी बनती है, जो आइडेंटिटी है, हम कुछ ना कुछ अपने बारे में नेगेटिव लेबल करके आई एम के साथ लगाया होता है। तो जब हर इंसान पैदाशी तौर पे, आर्कीटाइप का मतलब होता है कि हमारा जो जेनेटिक मेकअप है, साइकोलॉजिकल जो हमारा मेकअप है, उसमें 12 किस्म की ये आर्कीटाइप हैं जो कि हमारे कुदरत ने हमारे अंदर जो है ना हम सब के साथ डाले हुए हैं। तो ये हर कोई बहादुर है, हर कोई जादूगर है, कोई ना कोई करिश्मा दिखा सकता है,
कोई ना कोई ऐसा काम कर सकता है, हर इंसान प्यार कर सकता है, हर इंसान एक बादशाह और किंग है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बाय नेचर डाली हैं। फिर हमारे अंदर ये चीज़ बनती नहीं है कि हम ये सोचें कि नहीं मैं बिल्कुल ही इडल हूँ, मैं डल हूँ, मैं कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर, मैं स्मार्ट नहीं हूँ। ये जब क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने डाली हैं तो ये तो हमने खुद जो कंडीशनिंग के दौरान हमने जो चीज़ें सीख ली, जो हमने स्टेट के साथ मीनिंग लगा दिए, तो वो तो मीनिंग हमने लिमिटिंग बिलीव की, हमारे एम्पावरिंग बिलीव नहीं है। तो हम अपने लिमिटिंग बिलीव को चेंज करके तो पावरिंग एम्पावरिंग बिलीव में कर सकते हैं। अब ये 4 हॉर्समैन हैं जो कि रिलेशनशिप को ख़राब करते हैं, और ये भी हमारे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर होते हैं, ये भी आर्किटाइप्स हैं। इसमें इंसान जब इन 4 चीज़ों को अपने रिलेशनशिप में यूज़ करता है तो वो रिलेशनशिप जो है ना ख़राब होता है। अगर अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं तो ये 4 जो है ना, स्टोन वेलिंग, डिफेंसिवनेस, कंटेम्प्ट, क्रिटिसिज्म, इन चारों को ख़त्म करेंगे तो रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे जाएंगे। स्टोन मेलिंग में ये है कि रिलेशनशिप में अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई चीज़ बुरी लगी है या कोई ऐसी बात है, या तो वो बगैर बताए चुपचाप खामोश हो जाएंगे, और कुछ टाइम के लिए, बहुत टाइम के लिए वो जो है ना वो खामोशी इख्तियार कर लेंगे, या फिर सम टाइम कोई किसी बात पे कन्फ्लिक्ट हुआ, झगड़ा हुआ, और फिर खामोशी इख्तियार करेंगे। डिफेंसिव ये है कि उसमें इंसान जो है ना अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, जो भी बात करते हैं वो डिफेंस के बात करते हैं, इसमें दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम होता है और ख़ुद जो है ना डिफेंसिव स्टेट में रहते हैं। कंटेम्प्ट में ये है कि बॉडी लैंग्वेज को दूसरे को नीचा दिखाते हैं, उसको ये लगता है कि मैं, जो भी बंदा कंटेम्प्ट करता है बॉडी लैंग्वेज से दूसरे पार्टनर को ये शो करता है कि वो सुपीरियर है और उसका पार्टनर जूनियर है। क्रिटिसिज्म यही छोटी छोटी चीज़ों पे एक दूसरे की हैबिट्स के ऊपर क्रिटिसिज्म करना, तो ये जो दोनों पार्टनर में से जो भी ये यूज़ करता है, और ये रिलेशनशिप के लिए बहुत डेंजरस है। इसी के लिए मैंने पीछे दिया है कि आप रेट करें 1 से लेकर 10 तक कि आप रिलेशनशिप में आप कितना क्रिटिसिज्म यूज़ करते हैं, कंटेम्प्ट यूज़ करते हैं, डिफेंसिव, स्टोन वेलिंग। तो अगर आप नहीं करते तो आपके साथ यूज़ हो रहा है, तो इसको रेट करें कि कितना, और इनको कम करें। जब ये चीज़ें पता हों तो उसके बाद इंसान कम कर सकता है। ये जो बात मैंने पहले बताई है कि जो गॉटमैन है उन्होंने ये बताया कि 91% एक्यूरेसी आफ्टर वाचिंग द पीपल। 15 मिनट का इंटरेक्शन देखते हैं तो वो ये बता सकते हैं कि इनकी शादी कितने साल तक रहेगी, क्योंकि उसमें ये 4 हॉर्समैन है ना, ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसको कैसे क्रिटिसिज्म को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, कंटेम्प्ट को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, ये काफ़ी मैंने भेजी भी हुई है, दोबारा भी इसको देखिएगा और इसके ऊपर काम करें। अपने आप को देखें कि ये क्रिटिसिज्म में कितना यूज़ करें और कितना इसको चेंज करने के लिए क्या करना है। अटैकिंग योर पार्टनर्स एक्शंस एंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स। क्रिटिसिज्म आप सबको ही पता कि हम किस तरह से तंज करते हैं, जो एक दूसरे के एक्शंस हैं और पर्सनल जो एक दूसरे की आदत हैं या कोई ऐसे काम हैं उन पे हम तंज कितना ज़्यादा करते हैं। इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? जेंटल कम्युनिकेशन के साथ। और बजाय इसके कि पार्टनर जो एक दूसरा पार्टनर है उसमें अगर कोई कमी है, उसकी आदतों में या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको पॉजिटिवली बताना है कि ताकि वो एक फीडबैक हो, ना कि उसे नेगेटिवली उसको बताएं और तनकीद का निशाना बनाएं। कंटेम्प्ट में ये अटैकिंग विद इंटेंट टू काज इंसल्ट, ये इस तरीके से बात करना कि दूसरे की इंसल्ट हो और बॉडी लैंग्वेज से भी ये दिखाना कि वो कमतर है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसके लिए हम अप्रिसिएशन करेंगे, रिकग्नाइजिंग और समझें कि उसके पार्टनर में क्या अच्छी आदत हैं, क्या अच्छी उसकी बिहेवियर्स हैं और एक्शंस हैं, उनकी तारीफ़ करना। इन चारों चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। डिफेंसिव को हम कैसे करेंगे? डिफेंसिव को ऑन योर
पार्ट, इसमें यह है कि पार्टनर के साथ व्यू पॉइंट देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने एक्शन की और अपोलोजाइज करें जब कभी ज़रूरत पड़े, बजाय इसके कि जब इंसान से कोई ख़ता होती है, कोई मिस्टेक्स होती है, तो वो डिफेंसिव में होकर वापस अटैक करते हो, विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं कि आपने ही गलत किया और आपने मेरे साथ गलत किया, जबकि वो इंसान डिफेंस होता है, अपने आप को बचा रहा होता है और वापस जिसके साथ ज़्यादती की होती है उसको ही ब्लेम करने लगता है कि आपने मेरे साथ गलत किया। तो इसके लिए ये है कि अपने ऑन पे जो अपनी ज़िम्मेदारी है वो ज़िम्मेदारी लेनी है, और जब कभी गलती हो जाए तो उसकी भी ज़िम्मेदारी लेनी है और उसमें सॉरी भी करनी है। स्टोन वेलिंग वही इग्नोर करना, विदड्रॉइंग मतलब चुपचाप बगैर किसी वजह के भी खामोशी इख्तियार कर लेना, या फिर थोड़ी बहुत कन्फ्लिक्ट होना और उसके बाद जो है ना खामोशी, और बड़े लंबे अरसे के लिए खामोशी, बगैर वजह के जो खामोशी होती है उसको स्टोन वेलिंग कहते हैं। तो इसके लिए ये है कि थोड़ा सा अगर ऐसी चीज़ हो जाए, एक पार्टनर अगर स्टोन वेलिंग में है, उसको ऐसा लगा कि कोई ना कोई चीज़ कुछ टाइम के लिए वो ब्रेक लेना चाहता है, तो उसमें ये करें कि थोड़ा सा ख़ुद को रिलैक्स करें और अपने और किसी कामों में डिस्ट्रैक्ट कर लें, और उसके बाद जो है ना फिर एक दूसरे से टाइम बाय करें, टाइम बाय करके उस टॉपिक पे दोबारा आए, जो कन्फ्लिक्ट हुआ उस पर बात करें, और दोनों दोबारा से इतने लंबे टाइम के लिए स्टोन वेलिंग ना करें, क्योंकि ये रिलेशनशिप के लिए पॉइजन है। अच्छा, ये भी मैंने पहले ये भेजनी भी है, दोबारा इसको चेक करें, जैसे पहले मैंने चेक भेजा है कि स्केल करें, इसमें भी देखें कि कितने स्केल पे हैं, और हर दिन का ये है कि आपने आज के दिन क्रिटिसिज्म किया, डिफेंसिवनेस की, कंटेम्प्ट किया या स्टोन वेलिंग की। तो इसमें इस तरह से जब हम वीकली चेक करेंगे तो हमारे अंदर ये हैबिट जो बनी भी हुई हैं, तो ये हैबिट चेंज हो सकती हैं। कोई भी आपने स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, आपने कोई अपनी हेल्थ के बारे में डिसीजन करना है, अपने कोई कैरियर के लिए, कोई जॉब के लिए, कोई स्टडी के लिए, कुछ भी जो भी प्लान करना है, जो गोल सेट करना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अभी आप कहाँ जाना है, क्यों करना है और क्या करना है। और इसके बीच में जब ये पता होगा तो फिर स्ट्रेटजी क्या लगानी है, किस तरीके से करना है, तो सबसे आसान होगा। ये गोल सेटिंग के लिए जब ये सारी चीज़ें अलाइनमेंट में होती हैं, तो फिर जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपने गोल सेट किया है लाइफ में किसी भी एरिया में, हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप में, तो आप उस चीज़ को सक्सेस कर लेते हैं। नेपोलियन हिल्स की बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, 1937, चैप्टर इसके 47 में मास्टरमाइंड। हु इज़ द बस ड्राइवर, आपकी ज़िंदगी का ड्राइवर कौन है? टाइप करें, बस का ड्राइवर आप खुद हैं। तो अगर किसी ने पढ़नी है तो ये बुक भी पढ़ सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के ड्राइवर खुद हैं, हमें कोई और ड्राइव नहीं कर सकता। असाइनमेंट है, इसमें असाइनमेंट ये स्कोर करें अपने आप को 3C और 3U स्केल पे, -10 से ले +10 इन योर रिलेशनशिप, और इफ़ यू आर सिंगल इन योर लास्ट रिलेशनशिप, व्हाट वुड यू डू यू डिफरेंटली, आप क्या अलग से करते हैं। अब इसको स्केल मैंने पहले भी बताया कि आप 3U और 3C को स्केल करें कि आपका किस उस पे आ रहा है, माइनस पे है या प्लस पे है। अपना ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या याद करें जब आप बहुत खुश थे और क्यों खुश थे। इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन करें, वही कुछ महसूस करें जो उस वक्त महसूस किया था, वही कुछ सोचें जो उस वक्त सोचा था, वही टेस्ट स्मेल ऐसे जैसे अभी आप उस खुशगवार वाक़ये में हैं, और क्यों थे उस वाक़ये में खुश क्यों थे। अब अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या याद करें जहाँ पे आप नाखुश थे, और क्यों इस ज़िंदगी के उस एरिया में उस टाइम आप क्यों पेन में थे, किस वजह से आपको उदासी थी। पूरा आप उसी तरह समझें जैसे अब उस वाक़ये में जो आपको
उदासी का, अनप्लेजेंट और परेशानी का वाक्य था, ऐसे ही सोचें जैसे आप उस वाक्य में हैं अभी। वही कुछ सुन रहे हैं, वही कुछ देख रहे हैं, वही कुछ महसूस कर रहे हैं जैसे उस वक्त देखा था, एग्जैक्ट जैसे आप उस वक्त थे। अब देखें कि ये है कि अगर आप कुछ करने जा रहे हैं, आई नीड कुछ करना मैंने, तो उसको कर लें। अगर उसको करने से आप स्केर्ड हैं, खौफजदा हैं, तो क्यों खौफजदा हैं, कैसे करना है, आप उसको अपनी मूवमेंट यूज़ करें, एनर्जी क्रिएट करें और नई आइडेंटिटी बनाएं और फिर फोकस करें और वो काम करें। अपने रिलेशनशिप की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लें जिसमें आप हैं। अपने ओन पे हम अपने खुद को चेंज कर सकते हैं और अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। व्हील ऑफ लाइफ, जब इस सारे लीफ जो हमारा सर्कल है, इस सारे में जब हम इन सारी चीज़ों को लेंगे, फिजिकल एनवायरनमेंट, कैरियर, मनी, हेल्थ, फ्रेंड्स, फैमिली, सिग्निफिकेंट रोमांस, पर्सनल ग्रोथ, फन एंड रिक्रेशन, ये जब सारी चीज़ें होंगी तो तब हम इस लाइफ में जो है ना पूरे सर्कल में सक्सेसफुल तरीके से जा सकते हैं। एंकर के बारे में मैंने बताया था कि एंकर क्या चीज़ है। एंकर वो चीज़ है कि जैसे कोई ऐसी चीज़ बनी है जो दूसरे में फिट हो रही है। तो एंकर का मतलब ये है कि हुक होना। तो एंकर की अपने पर्सनल सेल्फ एंकरिंग की भी मुख्तलिफ टेक्निक है और दूसरों को भी टेक्निक एंकर करने की भी टेक्निक है। तो जो प्रोफेशनल है उनके लिए तो ये डेप्थ में कोर्स है और इसके आवर्स भी ज़्यादा हैं। आपको घर जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए और घर में यूज़ के लिए मैं एंकर की चंद टेक्निकें आपको बता रही हूँ। ये एवन पेवलाव हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कंडीशनिंग का। ये एक साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने ये काम किया था उस पे जब ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम कर रहे थे। नोबेल प्राइज़ इनको मिला 1904 में और इन्होंने काफ़ी काम किया है इस फाउंडेशन पे। जे.बी. वाटसन, और इनका आइडिया बिहेवियरिज्म है और इन्होंने जो काम किया था क्लासिकल कंडीशनिंग पे। इन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम पे करना था, तो सडन इनसे जो है ना ये रिफ्लेक्ट जो कंडीशनिंग है वो डिस्कवर हुआ था। इन्होंने जो डॉग थे उनको एक अलग से 3rd फ्लोर पे बिल्डिंग में इन्होंने रखा हुआ था और उसमें उन्होंने जो तजर्बा एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने बिहेवियर्स की थ्योरी दी, उसका उस एक्सपेरिमेंट में जो है ना वो कंडीशनिंग थी डॉग की। उन्होंने पहले जो है ना खाना ऐसे ही पेश दिया डॉग को, फिर कुछ अरसे के बाद उन्होंने बेल स्टार्ट कर दी, फिर उसके बाद उन्होंने ये किया कि बेल के साथ उन्होंने खाना ख़त्म कर दिया। तो जब इन्होंने खाना भी ख़त्म किया तो उसके बाद जब सिर्फ बेल बजती थी तो वो उनका सलाइवा क्रिएट होता था। पहले मीट देते, जैसे ही खाना आता तो उनका सलाइवा क्रिएट होता है, जो हमारी खाने से पहले सिक्रेशन रिलीज़ होती हैं। फिर उसके बाद जब खाली बेल होती तो बेल की आवाज़ के ऊपर ही वो सिक्रेशन क्रिएट होती। फिर उसके बाद खाना और बेल दोनों अटैच कर लिया तो खाली बेल के साथ ही सिक्रेशन हुई। तो इस तरह से ये एक उन्होंने जो है ना कंडीशनिंग का एक डिस्कवर किया, जिसको एंकरिंग, जो NLP की टेक्निक में उसको एंकरिंग कहते हैं, वैसे उसे कंडीशनिंग कहते हैं क्लासिक। तो इस तरह से क्लास का अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन कहूँ जो एंकरिंग की या कंडीशनिंग की, तो उसमें यह है कि अगर टीचर्स क्लास में जाती है तो बच्चों को पहले वो कहे कि खामोश हो जाओ, तो बच्चे इतना रिस्पॉन्स नहीं करते। लेकिन जाते ही अगर वो कोई चीज़ आवाज़ निकाले डस्टर से, किसी चीज़ से, तो आवाज़ क्लैप करना शुरू करे, तो उसके बाद क्या होगा कि बच्चे आवाज़ के साथ, उसके बाद जब वो कहेंगे कि खामोश हो जाओ, साइलेंस करो, तो नेक्स्ट क्या होगा कि वो ऐसी एंकरिंग हो जाती है कि वो जो 2-3 दफ़ा ऐसे किया जाता है कि आप खामोश हो जाएं, कि आप खामोश हो सकते हैं। तो उस जो आवाज़ थी वो एंकरिंग है। अब जब नेक्स्ट टाइम वो अल्फाज भी नहीं कहेंगे और जाते ही आपने भी नोट किया होगा कि जैसे ही टीचर आवाज़ वो क्लैपिंग करते हैं या आवाज़ करते हैं तो बच्चे सारे साइलेंस हो जाते हैं। वो उनकी एंकरिंग हो जाती है, कंडीशनिंग हो जाती है। ये सारी क्लासिकल कंडीशनिंग उस चीज़ से है, लेकिन जो NLP में है उसको एंकरिंग कहते हैं। किसी मर्रक को ख़ास कैफियत के साथ मुंसलिक करने का अमल एंकरिंग है।
कोई एक काम जो हम कर रहे हैं तो उसके साथ उस दूसरे को अटैच कर दें, तो वो एंकरिंग है। अब एंकरिंग की जो टाइप्स हैं वो जो विजुअल भी हो सकती हैं, ऑडिटरी भी हो सकती हैं, टच, फील और स्मेल, ये तीनों एंकरिंग की टाइप हो सकती हैं। इंटरनल एंकरिंग भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, और इसमें वही विजुअल की भी इंटरनल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, ऑल्फैक्टरी, गैस्ट्रेटरी। एंकरिंग की बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें स्टेक एंकरिंग भी है, और एंकरिंग को पूरा समझने के लिए भी एक पूरे ज़्यादा आवर्स का कोर्स है। तो एंकरिंग जो है दो तरह की, जो एंकरिंग दो किस्म की होती है, रेपिटेशन और सेट इन वन टाइम। इसका मतलब ये है कि कुछ एंकर, एक ये है कि एक ही टाइम के लिए एंकर हो गया, वो कुछ नेगेटिव स्टेट को ख़त्म करने के लिए जब किया जाता है तो वन टाइम एंकर होता है। जो रेपिटेशन का होता है वो ऐसा है कि जब कभी आप किसी को दोबारा आपको उस एंकर को यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो आप उसको कर सकें। तो उसके लिए ख़ास कैसे क्रिएट होता है एंकर, ख़ास जज्बाती कैफियत का इंतखाब करना, कैफियत का अरूज पर होना, एंकर की इनफरादियत, यूनिक एंकर होना, एंकर को एन इस जगह पर इस्तेमाल करना। इसका मतलब ये है कि हर जो नई चीज़ स्टिमुलस होती है, एक रूटीन की जो खुशबू है वो एंकर नहीं हो सकती, एक रूटीन की आवाज़ जो है वो एंकर नहीं हो सकती। एंकर जो करने के लिए यूनिक एंकर का होना ज़रूरी है। और इसको कैसे करते हैं, किसी खुशगवार वाक़ये का, जब हम खुद एंकर क्रिएट करते हैं तो किसी खुशगवार वाक़ये का इंतखाब करें, इसे तसव्वुर करें, इसे एंकर करें, मौजूदा कैफियत ख़त्म करें, स्टेट ब्रेक जिसको कहते हैं, और टेस्ट एंकर। एंकरिंग करने के लिए जो ज़्यादा यूनिक 5 चीज़ें हैं, उनमें इंटेंसिटी है, टाइमिंग है, यूनिकनेस है, रेप्लिकेबल है, नंबर ऑफ़ द टाइम्स है। ये चीज़ें चाहिए होती हैं एंकर के लिए। टाइप ऑफ एंकर वही सारे वही हैं। अब एंकर की जो पीक है, टाइम है, स्टेट है और एंकर है। अब जब पीक हो कि इमोशनल स्टेट की, उस वक्त जो इसकी मिसाल दूँ कि जब बच्चे टीवी देख रहे हों या कोई अपना पसंदीदा काम कर रहे हों तो उस वक्त एंकर कर दें कि बच्चों को ऐसे बोलें कि आप स्टडी भी ऐसे ही करते हैं, इतने ही शौक से और इतने प्यार से। हम करते क्या कि जब वो किसी पीक लेवल पे होते हैं तो हम उसके साथ नेगेटिविटी जोड़ देते हैं। हम उनको कहते हैं आप टीवी देख रहे हैं, या अभी आप तो बहुत खुश हैं, जब आप स्टडी करेंगे, आपके पेपर होने वाले, फिर आपको पता चलेगा पेपर्स में तो आप अच्छे मार्क्स नहीं लेते। तो उसमें नेगेटिव एंकर कर दिया। अब वो स्टेट में ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो पीक स्टेट होती है, और उसमें जब ये बात बोली जाती है, अब जब भी स्टडी की तरफ जाते हैं तो उन्हें वो टेंशन होती है कि अब तो ज़रा जो चीज़ उनके लाशोर में एंकर हो गई। एंकर हमारे अपने रोज़मर्रा के बहुत से कामों में ऐसी ऐसी चीज़ें हम एंकर हो जाती हैं कि हम वो काम उस टाइम पे करने पे मजबूर हो जाते हैं। अब अगर हमें नमाज़ पढ़ने की आदत नहीं है और एंकर हो गई है कि अब नहीं इस टाइम पे पढ़नी, और जिस टाइम पे पढ़नी है लेट पढ़नी है, तो सम टाइम हम जितना कोशिश करें तो वो हमें उस टाइम पे ले जाता है, उस टाइम पे, क्योंकि वो एंकर हो चुकी है। उससे पहले हमें और काम नज़र आ जाएंगे, हम कहीं और बिजी हो जाएंगे। लेकिन वो जो लेट एंकरिंग हो गई है कि नमाज लेट पढ़नी है, क्योंकि वो हमारे एक दिन के ये आदत बनती है, समझ लें। और जब बार बार करते हैं तो वो एक आदत पक्की हो गई, एंकर हो चुकी होती है। तो उसको तोड़ने के लिए हमें फिर वो अपनी विल के साथ तोड़ सकते हैं। टेस्ट एंकर को इस तरह करते हैं कि फ्रीक्वेंसी, रेप्लिकेशन, यूनिकनेस, इंटेंसिटी और टाइमिंग, ये 5 चीज़ें। एंकर ये है कि किसी चीज़ को हुक लगा के उसको कंट्रोल कर देना। हाँ, किसी जगह पे अगर आपको लगता है कि आप डिसीजन नहीं कर सकते, इनडिसाइसिव हैं, तो एंकरिंग के साथ आप डिसाइसिव भी हो सकते हैं। वो कैसे कि जब कभी आपने अपने आप को स्टेट में लेके जाएं कि जब कभी आप खुश थे, जब कभी आपने कोई अच्छा फैसला किया था, वो जब वो पूरी स्टेट दोबारा से आपको वो स्टेट आ जाए कि आप उस तरह से, जैसे उस ओकेजन में वो टेस्ट, स्मेल, साउंड, वो पूरी 5 सेंसेस आपके सामने हों, तो उसमें आप जो है ना अपने आप को एंकर कर सकते हैं। उसमें के लिए ये भी है कि आप ये नॉकल्स हैं अपने, जो ये इस जगह जो है, जब पूरी स्टेट आ जाए तो अपने इस नॉकल को प्रेस करना शुरू कर दें। इसको जब प्रेस करेंगे तो ये एंकर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट टाइम जब कभी आपने
लगे कि आप इनडिसाइसिव हैं तो जस्ट इस एंकर को, इस जो नकल्स हैं इनको दोबारा आप रब करेंगे तो आपकी इंटरनल जो स्टेट है वो कॉन्फिडेंट बन जाएगी और आप जो है फैसला बहुत आसानी से कर सकेंगे। ये एंकर के लिए मुख्तलिफ जो है एक्रोनेम है। पी से पास्ट एक्सपीरियंस, ए से एंकर और एस से स्टेट, टी से चेंज, टेस्ट और चेंज। एंकर करने के बाद स्टेट ब्रेक की जाती है। अब जैसे अपने आप को नॉकल या कोई भी जो है ना अपने आप को चेंज करने के लिए किया है ना, एंकर किया, जो मैंने कहा कि जब कभी खुश हूँ, अच्छी कंडीशन में हूँ तो अपने नॉकल को जो है ना वो इस तरह से रब कर ले। लेकिन हाथ किस साइड पे था, कहाँ मैंने एंकल जो रखे हुए थे, वो दोबारा जब फिर से ये अपने वो इसको टच करना तो उसी पोजीशन में हो, तभी ये काम करेगा। और जब हमने एंकर किया उस टाइम पे करने के बाद अपने आप को कहीं और पूरी 5 सेंसेस को किसी और तरफ लगा लेना है, कोई और चीज़ सोचनी है, कोई चीज़ देख लेनी है ताकि वो स्टेट ब्रेक हो जाए। ये मैंने आपको बताया कि अंकल को स्क्वीज़ करके ये जब आपकी अच्छी कोई फीलिंग्स हो, इमोशन अच्छे हों, जब कभी आप कॉन्फिडेंट थे, उस कॉन्फिडेंस के दौरान अपने इस नोकल को प्रेस कर दें। फिर जब कभी अंडर कॉन्फिडेंट हो, जब कोई आपको लगे कि नेगेटिव स्टेट में, फिर से इसको प्रेस करें तो इंटरनल स्टेट आपकी कॉन्फिडेंट हो जाएगी। सेल्फ एंकरिंग की जब एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज में जब हम वॉक कर रहे हों, एक्सरसाइज में हों, किसी भी इमोशन जो हमारा उस वक्त पीक पे हों, तो उस वक्त हम अपने आप को सेल्फ एंकरिंग में कर सकते हैं कि अपने आप को कहें कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। तो वो चीज़ें हम उस वक्त सेल्फ एंकरिंग कर सकते हैं और सेल्फ हिप्नोसिस भी इसको कह सकते हैं। मेटाफोर क्या है? मेटाफोर इज वन ऑफ द की रीचिंग द सब कॉन्शियस माइंड। कहानी मेटाफोर का मतलब आता कॉग्निशन से ऊपर। कहानी ऐसी होती है कि हमारा जो क्रिटिकल माइंड है, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के दरमियान एक हमारा बैरियर है जो क्रिटिकल माइंड है, उसको बाईपास करती है कहानी। तो हमें कहानी जो है जब किसी को कन्विंस करना हो, किसी को चेंज करना हो, तो कहानी ऐसी बनानी चाहिए कि जिसका बिगनिंग भी हो, मिड भी हो और एंड भी हो। और उसकी कहानी ऐसी हो कि जिस बंदे में जो चेंज लाना चाहते हैं वो वैसी ही स्टोरी हो, लेकिन उसको पता ना चले कि एग्जैक्ट बिल्कुल उसके लिए ही है। रिफ्रेमिंग भी एक टेक्निक है एनएलपी की। और रिफ्रेमिंग ये है कि कॉन्टेक्स्ट रिफ्रेमिंग है और कंटेंट रिफ्रेमिंग है। कंटेंट रिफ्रेमिंग में यह है जिस तरह से कोई अपने आप को आप खुद भी रिफ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव स्टेट में हो तो हम पॉजिटिव में बदल सकते हैं उन जुमलों को। कॉन्टेक्स्ट में माई हस्बैंड इज़ टू स्टबर्न, इसको रिफ्रेम करेंगे आई बेट ही हैज़ द टेंसिटी टू स्टैंड बाय यू इन टफ टाइम्स। हम इसमें ये अगर ये लफ्ज़ ये है कि मेरे मियाँ बहुत ज़िद्दी हैं, तो इसको हम ये भी रिफ्रेश कर सकते हैं कि मेरे मियाँ के अंदर बहुत टेंडेंसी है कि वो जब कोई भी मुश्किल कैसे भी हालात आ जाएं तो वो उनमें खड़े रहते हैं, उनमें हिम्मत है। बजाय इसके कि हम ये कहें कि मेरे हस्बैंड स्टबन है, तो हम इनको रिफ्रेम ये है कि उसको दूसरे अंदाज से, दूसरे नज़र से देखना। माई पार्टनर वर्क ऑल टाइम, मेरा जो पार्टनर है हर वक्त काम करता है, वर्क्स ऑल टाइम। रिफ्रेम कैसे कहेंगे कि आई बेट यू विल बी थिंकिंग हिम व्हेन यू गेट योर ड्रीम होम। उसमें ये देखें, अब सेंटेंस चेंज करने। अब कंटेंट रिफ्रेमिंग में है माई हस्बैंड इज टू लेजी, इसको रिफ्रेम करेंगे दैट्स मीन दैट ही इज प्रीटी लेड बैक एंड इजी गोइंग। इमेजिन लिविंग विद अ रूथलेस हार्ड हैंडेड करेक्टर। अब वो ये क्या इसको करेंगे, देखें अगर वो माशाल्लाह कितने अच्छे हैं और आपके लिए बहुत इजी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देते। इमेजिन करें कि अगर आप इससे के बरक्स अगर किसी ऐसे बंदे के साथ हों जो बहुत ज़्यादा सख्त हो और बहुत ही ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन वाला हो, तो उससे तो ये आप पॉजिटिव हम कर सकते हैं। जो लेज़ी के बजाय हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, ईजी हैं, बहुत टफ टाइम नहीं देते और ईजी वे में काम करते। माई हस्बैंड इज़ रूथलेस एंड हार्ड, अच्छा ये हुई है।
रिफ्रेम है। इसका दूसरा रिफ्रेम उन्होंने बनाया कि ही हैज़ एम्बिशन एंड ड्राइव, मैनी वीमेन वुड लव दैट इन अ मैन। उसमें ये रिफ्रेम है कि बहुत से ये ऐसे लोग जो होते हैं इनके बहुत ज़्यादा ख्वाब होते हैं और बहुत अच्छे से अपने ख्वाबों की पैरवी करते हैं, और बहुत सी औरतें ऐसे लोगों से प्यार करती हैं, ऐसे बंदों से। तो इस तरह से जो है ना, हम अपनी जो नेगेटिव जुमले हैं या नेगेटिव स्टेट है, खुद को भी हम रिफ्रेम कर सकते हैं और दूसरों को भी रिफ्रेम करना चाहिए और उनको भी उनकी स्टेट बदलनी चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे जब इंसान का माइंड नेगेटिव होगा तो अपने आप को अगर हम कोई ऐसे स्टेटमेंट या ऐसे जुमले मुस्बत कहेंगे तो हमारा दिमाग दूसरी पॉजिटिव स्टेट की तरफ चला जाएगा। हमारे दिमाग की ये क्वालिटी है कि वो एक स्टेट से फ़ौरन दूसरे में नहीं जाता। तो जब हम नेगेटिव हों, जैसे नेगेटिव सेंटेंस थे, इनको जब हमने पॉजिटिव की तरफ किया तो ऑटोमेटिकली हमें पॉजिटिविटी नज़र आना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई बंदा आता है, दो बंदों की आपस में कन्फ्लिक्ट होती है, जब हमसे कोई शेयर करता है तो हम उस पर जल्दी पे तेल डालते, हम ये नहीं करते कि उसको रिफ्रेम करें। एक खातून मेरे पास आई तो उसने बताया कि हमारे घर में कोई और इनके कोई रिलेटिव रहते हैं, उनकी शादी नहीं हुई है। तो वो कहती हैं कि वंस अ टाइम ऐसा हुआ, हमारे घर में गैस नहीं थी तो उनको नाश्ता नहीं मिला और उनको जो बेकरी की चीज़ थी वो दी। तो वो दूसरे ही रिलेटिव के घर जाके कहते हैं कि उन्होंने मुझे इस तरह से मेरा ख्याल नहीं रखा और मुझे नाश्ता नहीं मिला। अब वो कहती हैं कि उन्होंने उनको ये बताया कि कोई बात नहीं, वो रोज़ाना इससे पहले भी तो आपका ख्याल रखते थे ना। अगर आज उन्होंने आपके साथ ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है कोई वजह हुई होगी। तो आप देखें कि वो जो थोड़ी देर के लिए उनकी स्टेट नेगेटिव हो गई थी, तो उस नेगेटिव स्टेट को उन्होंने पॉजिटिव में चेंज कर लिया। तो इस तरह से हम रिफ्रेमिंग करके नेगेटिव स्टेट को पॉजिटिव में कर सकते। इन्होंने हैंड रेज किया, चलो सवाल पूछ रहे थे, किसका हैंड रेज था? जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें तो बताएं दोबारा भी। प्रीपोजिशन के ऊपर आते हैं फिर। जी, पूछना है क्वेश्चन? मुझे लगा था कि हैंड रेज है। तो मेटाफोर को, जो प्रीपोजिशन मेटाफोर की क्या है? प्रीपोजिशन का मतलब होता है पहले से फर्जिया, मफरूजा। अगर हम कहानी बनाएंगे तो उसका क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। तो मेटाफोर का मतलब है कि एक स्टेट से, एक चीज़ में से दूसरी चीज़ निकालना। तो अब जब कहानी हमें कोई बताता है या हमें किसी की बात सुना रहा होता है तो हमारा दिमाग पर्सनल लेता है और ख़ुद ब खुद वो उस बात को अपने पे ले लेता है। तो इस तरह से अगर हम बच्चों को या किसी को जो सजेशन करना चाहते हैं तो जब कहानी बताते हैं तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली वो सजेशन ले लेता है, क्योंकि हमारे माइंड का जो सबकॉन्शियस काम करता है वो इस तरह काम करता है, चीज़ों को पर्सनल लेता है और चीज़ों को दो चीज़ों को वो इस तरह से इक्वल करती है, जो मेटाफोर है सिंबॉलिकली। कोई, क्योंकि वो जो कहानी होती है उस कहानी के थ्रू इंसान को लगता है कि वो पर्सनल लेता है। अगर मेटाफोर जो है कहानी की सूरत में हो या फिर कोई टीवी में ड्रामा हो, कोई ऐसी चीज़ हो, वो भी हम दिखा सकते हैं। वो भी जो है ना, वो इसी तरह हमारा दिमाग पर्सनली लेता है और उस कहानी से उस कोई ना कोई मीनिंग अपने लिए निकाल लेता है। मेटाफोर जो होती है वो उसे माजी में लेके जाती है। मेटाफोर जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाती है। मेटाफोर कहानी, मेटाफोर जो है वो पोइट्री में भी यूज़ होती है, लिटरेचर में यूज़ होती है और मुख्तलिफ़ ज़बानों में। जब भी कहानी होती है और कहानी इस तरह से होती है कि इंसान को लगता है कि वो उस जगह पे चला गया। जब वो उस जगह पे चले जाते हैं और इस तरह से वो सुनते हैं तो उनका जो सबकॉन्शियस है उसमें सारा जो भी सजेशन हमने देनी, जो बात उनको बतानी है, जो काम हम करवाना चाहते हैं, वो उस कहानी के थ्रू हो जाता है। टाइप ऑफ मेटाफोर क्या है, उसमें उसकी मोडेलिटी है कि विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। सुजेस्टिबिलिटी, उसमें भी इमोशनल, फिजिकल और समलेस्टिक। कॉम्प्लेक्सिटी, अच्छा इसमें यह है कि रिलीजियस और साइंटिफिक भी मेटाफोर हो सकते हैं। तो जो इमोशनल लोग होते हैं उनको कहानी डायरेक्ट नहीं सुनाई जा सकती, उनको टीवी, ड्रामा, मूवीज़ और ऐसी चीज़ें बताई जा सकती हैं। तो ये सुजेस्टिबिलिटी जो चेक करने का तरीका ये है कि जो लोग इमोशनल होते हैं वो फिज़िकल रिएक्शन करते हैं, वो चीज़ें तोड़ फोड़ करते हैं। जब उन्हें गुस्सा आता है
तो वो नुकसान करते हैं। तो जो फिज़िकल रिएक्शन नहीं करते वो उनकी जो सुजेस्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्ट सुजेस्टेबिलिटी है। जो इमोशनल होते हैं उनको डायरेक्ट सुजेस्ट उनके साथ डायरेक्ट कहानियाँ या डायरेक्ट बात नहीं की जा सकती। अल्फाज इंसान की ज़िंदगी को कामयाब या नाकाम, सेहतमंद, बीमार या खुश या नाखुश बनाने के लिए बहुत ताकतवर हथियार हैं। अच्छा, इसमें ये मुख्तलिफ था कि हमें एक ही लफ्ज़ जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे इसके मुख्तलिफ मीनिंग आते हैं। मिसाल के तौर पे एक अंग्रेज़ आता है, वो कहता है कि मैंने आपकी ज़ुबान सीखनी है। तो जब वो इस तरह से उसने सोचा कि मैं ज़ुबान सीखता हूँ, तो वो एक जगह से गुजरा तो उसने सुना कि मैं वान वट रहा हूँ। ये कोई पढ़ ले, ये मैंने पिछली बार पढ़ाया भी था, टाइम भी थोड़ा, कौन पढ़ेगा? पढ़ो। कोई है? पढ़ो ना। ये एक ही लफ्ज़ है और इसके हर जगह के मीनिंग मुख्तलिफ है। मैं वान वट रहा हूँ, इसका मतलब है रस्सी को बल दे रहा हूँ। आज मौसम बड़ा वट वाला है, मौसम सख्त है। देखिए, एक ही वट लफ्ज़ है लेकिन हर जगह पे इसके मीनिंग डिफरेंट है। ज़रा आराम नाल कपड़ियां नू वट ना पा देना, कपड़ों पर सिलवट ना डालना। वापस आकर सुनता हूँ बड़े जोर दा वट पे आई, वटो वट टुरी जा, ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए, एक ही वट लफ्ज़ है और इसका हर जगह पे मुख्तलिफ है। तुसी विच ना आओ, मैं अज दे सारे वट कढ़ दियांगा। मैनू ते एदे ते बड़ा वट आया है, तैनू भी वट के चपेड़ कढ़ मारियांगा। अब देखें कि ये सारे जो है ना एक ही लफ्ज़ है लेकिन हर जगह पे उसके मीनिंग डिफरेंट है। पहले का देखो, रस्सी को बल दे रहा हूँ, मौसम का ये यहाँ तक हो गया था। वापस आकर सुनता हूँ बड़े जोरदार वट पे पेट में दर्द है। वटो वट टुरी जा, खेतों के दरमियान पगडंडी। तुसी विच ना आओ, मैं आज एदे सारे वट कढ़ दियांगा, इसकी पिटाई करूँगा। मैनू तो एदे ते बड़ा वट है, मुझे इस पर बहुत गुस्सा है। तेनू भी वट दे चपेट कढ़ मारेगा, जोरदार थप्पड़ मारेगा। अब एक ही लफ्ज़ है और देखें हर जगह पे इसके मीनिंग डिफरेंट है। अब जो 4 TS हैं कम्युनिकेशन के लिए, टाइमिंग, टोन, टेक्निक और ट्रुथ, ये हमें कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करने चाहिए। फिर 5 ये अलाइनमेंट वाला, ये मैंने बताया कि हमारे जो अलाइनमेंट के लिए अपना गोल हासिल करना, बेहतर कैरियर करना, जो अलाइनमेंट की टेक्निक है, यूजेज ऑफ लॉजिकल अलाइनमेंट, जो ये वाली बहुत ज़रूरी है। इसका पहले भी मैंने आपको बताया, अपना गोल हासिल करने के लिए, बेहतर कैरियर बनाने के लिए, अच्छे ताल्लुकात बनाना, कुव्वत फ़ैसला बढ़ाना, आला तालीम हासिल करना, कारोबार में कामयाब होना, नफसियाती मसाइल का हल करना, कारोबारी कारकर्दगी बेहतर करना। हम है कैसे? सबसे पहले स्पिरिट, आइडेंटिटी, बिलीफ, कैपेबिलिटीज़, बिहेवियर। स्पिरिट में क्या? रियल पावर अल्लाह की तरफ से है, पूरा यकीन अल्लाह के ऊपर होना चाहिए। हाउ यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, अपने बारे में क्या सोचते हैं। क्या जो मैंने पहले बताया कि आपका जो बिलीव सिस्टम है, जो बिलीव ही हमें कंट्रोल करता है। तो बिलीव अपने बारे में क्या, कि क्या मैं कर सकता हूँ, या अपने बारे में कि मैं नहीं कर सकता। फिर आइडेंटिटी, आप अपने बारे में जो आपकी आइडेंटिटी क्या है, बिलीव्स क्या हैं। फिर उसके बाद कैपेबिलिटी, कि आपका नॉलेज और स्किल क्या है। बिहेवियर, किस जगह पे आप काम कर रहे हैं। अब ये इंटरनल जो चीज़ें हैं और ये एक्सटर्नल है। बिहेवियर क्या करना है, किस इन्वायरमेंट में, वेयर एंड व्हेन। ये 2 चीज़ें बाहर की हैं, ये 3 चीज़ें हमारे इंटरनल हैं। इनके ऊपर हमें काम करना चाहिए। एक स्पिरिट, अल्लाह ताला के साथ हमारा जो रूहानियत का ताल्लुक है वो कितना है। आइडेंटिटी, अपने बारे में जो है ना क्या सोचते हैं, हाउ यू थिंक ऑफ योर सेल्फ।